करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 15 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15 नवंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट यहाँ पर मिलते रहते हैं रोजाना। शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक दिन पहले का रिवीजन करेंगे, फिर आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। तो लास्ट डे हमने पढ़ा था 14 नवंबर को निम्न में से किसकी जयंती पर बाल दिवस मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कल कुछ लोगों ने कहा कि मैं नींद में हूँ, नींद में नहीं हूँ, एक्चुअली में गला बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो कल तो वीडियो भी लेट आई थी, तो 8:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा था, 8:30 बजे थोड़ी ना नींद में रहेंगे। COP29 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ये बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल सिटी इंडेक्स आई थी, इसमें कौन सा शहर टॉप पर है? तो लंदन टॉप पर है, सेकंड पर पेरिस था। और विश्व की सबसे अस्थायी एल्युमिनियम कंपनी का दर्जा मिला दोस्तों हिंडाल्को को। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 5वां राष्ट्रीय EMRS सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। कल हम लोगों ने 16 क्वेश्चन पढ़े थे। अगला क्वेश्चन जिसमें था अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का अभ्यास जनरल अनिल चौहान जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। और विशाखापत्तनम, जयपुर, बेंगलुरु और चेन्नई, इन 4 जगहों पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 5 विशेष नारी शक्ति शाखाओं का उद्घाटन किया निर्मला सीतारमण जी ने। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम का कार्यकाल 4 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। NSW ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब अनाहत सिंह ने जीत लिया है। WTA फाइनल्स में एकल का खिताब कोको गॉफ ने जीत लिया है। और पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध सारंगी वादक पंडित राम नारायण जी का निधन हो गया। ये सारंगी वादक थे, इनका नाम याद रखिएगा। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया ने अभी क्रिस इवांस को अपना पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है, एंटी स्लेवरी कमिश्नर नियुक्त किया है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ जी ने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा एक पुस्तक विमोचित की गई, मां मदर नाम से। इस पुस्तक को लिखा है देवेंद्र कुमार धोड़ावत ने। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब जीत लिया अरविंद चिदम्बरम ने। ये 16 क्वेश्चन कल हम लोगों ने पढ़े थे। कारण ये था कि 2 दिनों का करंट अफेयर था, ठीक है ना। तो अब आज आगे की वीडियो देखेंगे, डिटेल में आगे के एक्सप्लेनेशंस देखेंगे। आज की वीडियो काफी डिटेल होने वाली है, तो आप ध्यान से देखिएगा, और हो सकता है लंबी भी चली जाए। इसकी क्विज PDF आपको MZT ऐप पर मिल जाएगी हमेशा की तरह, तो आप लोग MZT ऐप पर जाकर फ्री में क्विज और PDF डाउनलोड कर सकते हो। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस और लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। दोनों ही आप लगा देंगे, उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निमोनिया दिवस जो होता है, ये निमोनिया के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। निमोनिया जो होता है फेफड़े से संबंधित बीमारी होती है, और जैसे कोरोना हुआ, कोरोना भी जो है एक फेफड़े से संबंधित बीमारी है। तो कोरोना का शुरुआती सिम्टम्स जो है निमोनिया की तरह ही दिख रहा था। लोगों को शुरुआत में ऐसे ही लगा था कि ये एक नए टाइप का निमोनिया है ना। बाद में पता चला कि ये कोरोना वायरस है। तो फेफड़े से संबंधित है, इसमें क्या होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये निमोनिया के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है ना, 12 नवंबर को। एवरी ब्रेथ इज प्रेसियस, प्रिवेंट निमोनिया। हर सांस कीमती है, निमोनिया को रोकें। ये इस बार की है थीम, और थीम है इसकी इंपॉर्टेंट। श्वसन संबंधी संक्रमण बीमारी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी ऐसी बीमारी है जिनका संबंध, जो श्वसन से संबंधित बीमारी है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन में बनता है और कई बार बन भी चुका है। निम्न में से कौन सा रोग श्वसन संबंधी संक्रमण रोग है? तो उसमें अगर निमोनिया दिखता है तो वो भी लगाइएगा आप। ऐसे मतलब कि 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक ऑप्शन होगा जो गलत होगा, ठीक है ना। कोरोना दे दिया, निमोनिया दे दिया, या अस्थमा दे दिया, ये सभी श्वसन संबंधी बीमारियां हैं। और कोई एक और दे दिया, तपेदिक दे दिया या कुछ और दे दिया, तो वो श्वसन संबंधी नहीं है। तो इस हिसाब से आपको एलिमिनेट करना है। ऐसे क्वेश्चन पूर्व में बन चुके हैं, आगे भी बनने की संभावनाएं हैं, ठीक है। चलिए, संक्रमण 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और बुजुर्गों में ज्यादा रहता है। 2009 से WHO के द्वारा इसकी शुरुआत हुई है, इस दिवस की। अब बात करते हैं लोक सेवा प्रसारण दिवस की, यानी कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी 12 नवंबर 1947 को पहली बार प्रसारण भवन में गए हुए थे, ऑल इंडिया रेडियो के। वहां पर जाकर के इन्होंने देशवासियों को संबोधित किया था। क्यों जाना पड़ा?
जाना इसलिए पड़ा क्योंकि आप देखो 14 अगस्त और 15 अगस्त को क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था। पार्टीशन हुआ और उस पार्टीशन का दुष्परिणाम झेलना पड़ा अगले आने वाले 1 डेढ़ सालों तक, क्योंकि बहुत ज्यादा दंगे हो रहे थे, बहुत ज्यादा मारकाट हो रही थी। जो यहाँ के लोग जो वहां जाना चाह रहे थे, यहाँ लूटपाट करके भाग रहे थे, वहां वाले जो इधर आ रहे थे वहां कर रहे थे ऐसा ही। और मतलब कि बहुत सारे दंगे भी हुए, पार्टीशन इतना आसान नहीं था, बहुत दुष्परिणाम झेलने पड़े। गांधी जी जाकर हरियाणा में बस गए थे, हरियाणा में वहां पर रुक गए थे। और इसी वजह से इनके मतलब कि इन पर जो एलिगेशंस आज के टाइम पर लगते हैं ना, वो बस यही टाइम पीरियड जो था जिसकी वजह से ज्यादा लगते हैं। क्योंकि उस टाइम जब पार्टीशन हुआ था तो बहुत सारी दिक्कतें भी झेलनी पड़ी थी, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो फिलहाल ये जाकर के देश को संबोधित कर रहे थे 12 नवंबर 1947 को। और उसी दिन को याद करते हुए पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है, ठीक है ना। पहली और आखिरी यात्रा की याद में आकाशवाणी के स्टूडियो में जाकर पहली और आखिरी यात्रा रही, क्योंकि 1948 में आगे चलकर इनकी हत्या कर दी गई थी। तो विभाजन के बाद अस्थायी रूप से ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बस गए थे। दोनों दिवस समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। ये प्रमुख दिवस है नवंबर महीने के। आज मैं आगे बढ़ूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला, किस उपन्यास को 2024 बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया? तो बुकर पुरस्कार 2024 जीत लिया है दोस्तों ऑर्बिटल नाम के उपन्यास ने। इस ऑर्बिटल उपन्यास के लिए दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन यही है मतलब इसका कि बुकर पुरस्कार 2024 का सम्मान जो मिला है, ये किस पुस्तक के लिए मिला है या किस उपन्यास के लिए मिला है? मिला है इनको, ये लेखक है उस पुस्तक की ऑर्बिटल की, नाम है इनका सामंता हार्वे। सामंता हार्वे इनका नाम है और इनको मिला है इस बार का बुकर पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये बुकर पुरस्कार भी ध्यान रखना है और इस पुस्तक का नाम ऑर्बिटल का नाम भी ध्यान रखना है। ऑर्बिटल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिलेटेड ये पुस्तक के बारे में इसमें इन्होंने डिटेल्स दी हुई है, कैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लोग रहते हैं जाकर। बुकर पुरस्कार में ट्रॉफी और इनको 50,000 यूरो दिया जाता है, इसकी पुरस्कार राशि होती है, ठीक है। इनकी और भी पुस्तकें आ चुकी हैं, द वेस्टर्न विंड, द ईयर थीप, द स्टेपलेस अनीज, ए ईयर ऑफ नॉट स्लीपिंग, द वाइल्डरनेस ऑफ ऑल इज सॉन्ग। ये सभी पुस्तकें लिख चुकी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑर्बिटल। फिलहाल बुकर पुरस्कार के भारतीय विजेता कौन कौन रहे हैं, इनको भी क्वेश्चन बनेगा, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे अरुंधति रॉय 1997 में जीती थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। कई बार एग्जाम में बन चुका है ये क्वेश्चन, कई बार। मैं आपको ना सिर्फ करंट अफेयर बताऊंगा बल्कि रिलेटेड स्टैटिक जीके भी बताऊंगा, जिससे आप आने वाले आसपास के जो क्वेश्चन है वो भी कवर करते चलें। किरण देसाई को 2006 में मिला द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। ये सभी भारतीय हैं, है ना। अरविंद अडिगा को 2008 में मिला द व्हाइट टाइगर्स के लिए। क्वेश्चन बन सकता है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। और एक बात, ये तो था बुकर पुरस्कार, एक आपने सुना होगा अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, वो क्या होता है वो भी सुनिए। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है ये पहले मैन बुकर के नाम से जाना जाता था, मैन बुकर पुरस्कार के नाम से। फिर ये हुआ कि भाई मैन ही क्यों, विमेन भी तो जीत सकती हैं, इसलिए मैन बुकर पुरस्कार का नाम बदल करके अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किया गया, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दूसरा होता है, बुकर पुरस्कार दूसरा होता है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2004 से हुई थी और बुकर पुरस्कार की स्थापना 1968 से हुई थी, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। इसमें अभी तक एकमात्र भारतीय विजेता है गीतांजलि श्री। याद होगा आपको 2022 में मैंने बताया था ना, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, रेत समाधि के लिए इनको मिला था गीतांजलि श्री। और ये क्वेश्चन भी बना कई एग्जाम में, 2022 से अब तक कई एग्जाम्स में बना, गीतांजलि श्री को ये अवार्ड मिला था। ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, ठीक है, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला, नवंबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में एक विशेष महिला बटालियन की स्थापना को मंजूरी दी? तो दोस्तों केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है CISF, जिसमें पहली ऑल विमेन यूनिट स्थापित की गई है। CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटीज फोर्सेस। तो CISF में देखिए फर्स्ट ऑल विमेन बटालियन यहाँ शामिल की गई है, यानी इस बटालियन में पूरी की पूरी महिला बटालियन होगी, महिलाएं होंगी CISF कर्मी। CISF का काम कहाँ होता है? CISF होती है सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्सेस।
इंडस्ट्रीज में जैसे आपका जो महारत्न कंपनियां हो गई, नवरत्न हो गई, मिनी रत्न हो गई, तो इनके जो सिक्योरिटी में होंगे वो सीआईएसएफ लगते हैं। एयरपोर्ट्स वगैरह हो गए, इंडिया में जो एयरपोर्ट्स बनते हैं उनकी सिक्योरिटीज में सीआईएसएफ के कर्मी तैनात किए जाते हैं। इसके अलावा और भी जो जैसे कि बड़े बड़े जो पीएमओ हो गया या बड़े बड़े जो और ऐसे ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, उनकी सिक्योरिटी में सीआईएसएफ का काम होता है। तो अब इसमें 1025 कर्मियों वाली एक फर्स्ट विमेन बटालियन भी जोड़ी गई है। ठीक है, ठीक है। तो 12 रिजर्व बटालियन संचालित करता है टोटल सीआईएसएफ। सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में हुई थी। आर एस भट्टी इसके महानिदेशक हैं और इसका मोटो है सुरक्षा और संरक्षण। एक और जरूरी बात, देखो एग्जाम का फेस्टिवल समझ लो स्टार्ट हो चुका है। अब ये जो आने वाला दिन है ना, 15 से 20 दिन, ये आपका एग्जाम का फेस्टिवल है। इसको फेस्टिवल की तरह ही समझो, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके बहुत सारे एग्जाम्स लगे हैं। तो ऐसे में आपको एमजेटी एजुकेशन के द्वारा एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है। अगर आपने कोई बैचेज नहीं परचेज किए हुए हैं, बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि सर ऑफर दे दो एक बार फिर से, तो मैं यहाँ पर फिर से आपके लिए ये ओपन कर रहा हूँ पोर्टल। तो आप जो है जा करके चाहे संकल्प बैच करंट अफेयर का, चाहे जीएस सफलता बैच, चाहे अर्जुन बैच और चाहे एसएससी का कॉम्बो बैच, इनमें से कोई सभी बैच परचेज कर सकते हो। और इसकी प्राइसिंग है मात्र आपका 349 रुपए। 349 पर आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है ना, चाहे आप ये लो तो ये चाहिए चाहिए चाहिए, जो भी लेना हो आप मात्र 349 में प्राप्त कर सकते हो एमजेटी ऐप से। तो एक बार फिर से ये ऑफर आया हुआ है सिर्फ 2 दिनों के लिए। तो आप ध्यान रखो, 2 दिनों के बाद ये ऑफर एंड हो जाएगा, तो इसीलिए आप जा करके एमजेटी ऐप पर से परचेज करोगे। क्या कूपन कोड लगाना है? MZT80। तो MZT80 कूपन कोड का यूज करके आप 80% तक का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। MZT80 ध्यान रहे कूपन कोड, जाओ अभी फटाफट से इसको परचेज कर लो, क्योंकि मात्र 2 दिनों के लिए ये ऑफर है। ठीक है ना, तो MZT ऐप पर जाना है, वीडियो कोर्स में जाना है और उसके बाद अपना बैच सेलेक्ट करके उसको परचेज कर लेना है। चलिए आगे। हाल ही में किस अभिनेता को थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर और मानद पर्यटन सलाहकार नियुक्त किया गया? तो थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर और मानद पर्यटन सलाहकार जो है ये नियुक्त किए गए हैं सोनू सूद। सोनू सूद को तो आप पहचानते ही होंगे। ठीक है, तो ये थाईलैंड में जाकर के थाईलैंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमोट करेंगे। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको थाईलैंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था कि थाईलैंड ने अनलिमिटेड टाइम के लिए भारतीयों का वीजा जो है, वीजा फ्री एक्सेस दे दिया है भारतीयों के लिए। मतलब भारतीयों को थाईलैंड जाने के लिए वीजा नहीं बनवाना पड़ेगा। तो अब जब ये किया गया, स्टेप लिया गया, तो इसका उद्देश्य यही था कि भारत का पर्यटन बढ़ावा मिले। लेकिन भारत के पर्यटन को बढ़ावा तब और मिलेगा जब भारत का कोई सेलिब्रिटी भी प्रमोट करेगा कि जाओ भाई थाईलैंड में। क्योंकि न्यूज वगैरह, करंट अफेयर वगैरह तो हम और आप देख रहे हैं, पूरी जनता तो देख नहीं रही है, खासकर अमीर लोग तो देख नहीं रहे। उनको क्या सरकारी एग्जाम की तैयारी करना है, उनको कैसे पता लगेगा? उनको बताएंगे ये कि भाई जाओ थाईलैंड, जिनके पास पैसा है उनको कहेंगे जाओ थाईलैंड और घूमो वहां पर। ठीक है ना, मार्केटिंग रणनीतियां और सार्वजनिक संबंध प्रयासों को ये मजबूत करेंगे थाईलैंड में। तो वैश्विक व्यक्तित्व के रूप में ये बताएंगे कि केवल मनोरंजन उद्योग में नहीं बल्कि एक वैश्विक व्यक्तित्व के रूप में भी थाईलैंड प्रभाव रखता है। फिलहाल थाईलैंड कहाँ है इसको देखिए, अगर आप देखोगे तो मैप में ये रहा अपना प्यारा भारत जैसे, तो यहाँ से आपको म्यांमार दिखेगा, म्यांमार के बाद ही आपको दिख जाएगा थाईलैंड। ये जो कंट्री है ये है थाईलैंड। थाईलैंड की मुद्रा होती है बहत और यहाँ की कैपिटल होती है बैंकॉक। ठीक है, और यहाँ की अभी नई प्रधानमंत्री बनी है पेंटोगटार्न सिनावात्रा। पेंटोगटार्न सिनावात्रा की खास बात यह है कि सबसे युवा हैं। ठीक है ना, सबसे युवा ये प्राइम मिनिस्टर हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना, लेडी हैं सिनावात्रा। और अनिश्चित काल वाला तो मैंने आपको बताया ही, तो ये बात है। आगे बढ़ते हैं। आईपीएल 2025 में रिटेन किए गए खिलाड़ियों की सूची में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने? आईपीएल 2025 का ऑक्शन बस शुरू हो रहा है, मतलब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है एक प्रकार से। तो इसमें खिलाड़ी रिटेन भी किए जाते हैं। तो देखो नियम होते हैं कि कुछ खिलाड़ियों को रिटेन किया जा सकता है। रिटेन मतलब ये कि जैसे जो जिस टीम से खेल रहा होता है उस टीम को ये प्रिविलेज मिलता है कि वो अपने कुछ ऐसे कोर खिलाड़ियों को दोबारा से रिटेन कर सके उसी प्राइस बैंड में, या हो सकता है बढ़ा करके प्राइस बैंड में। तो यहाँ पर हैदराबाद सनराइजर्स ने, या कहें सनराइजर्स हैदराबाद ने क्या किया, हेनरिक क्लासन को 23 करोड़ में रिटेन किया है। कितने में? 23 करोड़ में रिटेन किया है। और इस वाले सीजन का ये अब तक का सबसे हाईएस्ट है। देखिए, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर रिटेंशन रिवील्ड कौन हुए हैं? हेनरिक क्लासन।
हेनरिक क्लासेन आप जानते हो साउथ अफ्रीका के ये बल्लेबाज हैं और इनको सनराइजर्स हैदराबाद ने रिटेन किया है। इसके बाद विराट कोहली और निकोलस पूरन का नाम आता है, जिन्हें आरसीबी और एलएसजी यानी लखनऊ सुपर जायंट्स ने 21 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। तो सबसे महंगे ये रिटेन वाले खिलाड़ी हैं। अभी परचेज वाली बात नहीं आई है, रिटेंशन हो जाएगा, उसके बाद फिर बिडिंग प्रक्रिया शुरू होगी परचेज वाली, ठीक है। टाटा आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी, टी20 फॉर्मेट में होता है। अब तक 17 सीजन हो चुके हैं इसके, और इस बार जो है 18वां सीजन होगा आईपीएल का 2025 का। आईपीएल 2024 किसने जीता था? आईपीएल 2024 जो है इसको विनर जो है इसका कौन था? तो आप बताओगे केकेआर था, कोलकाता नाइट राइडर्स था, ठीक है ना। केकेआर ने तीसरी बार ये खिताब जीता था, ये याद रखना है आपको। अगला, ये देखिए ये लिखा तो है, चलिए अगला। नवंबर 2024 में किसको भारतीय तेल निगम लिमिटेड या कहें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आईओसीएल की नए अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य की जगह पर अब आ गए हैं अरविंद सिंह साहनी। अरविंद सिंह साहनी जी नए होंगे, आईओसीएल के नए अध्यक्ष होंगे, ठीक है ना। ये किसकी जगह पर आएंगे? श्रीकांत माधव वैद्य की जगह पर। ये बिजनेस डेवलपमेंट पेट्रो रसायन के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। आईओसीएल की स्थापना 1959 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये एक महारत्न कंपनी है। कैसी कंपनी है? महारत्न कंपनी है आईओसीएल, ठीक है। अगला, 14 नवंबर 2024 को भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ? भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इसे आईआईटीएफ भी कहते हैं। तो आईआईटीएफ का अभी ये 43वां संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है, ठीक है ना। 43वां संस्करण 14 से 27 नवंबर तक चलेगा। 2047 में विकसित भारत ये थीम है, और इस थीम के साथ ये आयोजित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है फोकस राज्य और पार्टनर स्टेट। फोकस स्टेट है झारखंड, पार्टनर स्टेट है बिहार और उत्तर प्रदेश। मतलब आप देखो यही वाला जो रीजन है ना, उत्तर वाला, उत्तर भारत वाला, यही रीजन उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, यही को यहाँ फोकस और पार्टनर स्टेट घोषित किया गया है। तो इसमें इस मेले में 11 देश शामिल हो रहे हैं। चीन, इजिप्ट, ईरान, साउथ कोरिया, स्वीडन, थाईलैंड, तुर्की, ट्यूनेशिया, लेबनान, किर्गिस्तान और यूएई, ये सब भी इसमें शामिल हो रहे हैं इस ट्रेड फेयर में। अगला, भारतीय नौसेना ने सी विजिल 2024 तटीय रक्षा अभ्यास का कौन सा संस्करण शुरू किया? सी विजिल का अभी ये चौथा संस्करण शुरू हुआ है। ये भारतीय तटीय अभ्यास है। तटीय मतलब कि तटों पर होता है ये एक्सरसाइज। भारत में तटीय सीमा वाले कितने राज्य हैं? तो आप बताओगे भारत में तटीय सीमा वाले कुल 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं जिनके कोस्टल बॉर्डर्स हैं। कोस्टल मतलब क्या होता है? मतलब ये कि जिनका बॉर्डर समुद्र से लगता है, जिन स्टेट का। और एक प्रकार से ये भी कह सकते हो कि प्रायद्वीपीय भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो ये जो है ना हिस्सा, ये है प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा, दक्षिण भारत वाला जो हिस्सा है, ठीक है। प्रायद्वीप क्या होता है कि 3 तरफ पानी से घिरा होता है, वो द्वीप प्रायद्वीप कहलाता है। तो भारत जो है अर्ध प्रायद्वीप है। यहाँ प्रायद्वीपीय राज्य जो है 9 है, या कहे कोस्टल बॉर्डर या कहे तटीय बॉर्डर रखने वाले 9 राज्य हैं। सबसे लंबा बॉर्डर, तटीय बॉर्डर किसका है? गुजरात का। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है। ये बात याद रखना। अब आ जाते हैं यहाँ पर सी विजिल पर। सी विजिल 2024 जो अभ्यास है 20 और 21 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इसका ये चौथा संस्करण होगा। 6 मंत्रालय और 21 एजेंसियां इसमें शामिल हो रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16 से 21 नवंबर के बीच भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी किस देश की यात्रा पर जाएंगे? तो पीएम मोदी की 3 महत्वपूर्ण यात्रा होने वाली है। अब इस पर मैं आपको अलग से वीडियो भी दूंगा, जब जब जहां जहां जो भी चीजें होंगी। पीएम मोदी ये नाइजीरिया, गुयाना और ब्राजील जाएंगे। इन 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे। सबसे पहले नाइजीरिया जाएंगे, फिर ब्राजील जाएंगे और फिर वहां से गुयाना जाने वाले हैं 16 से 21 नवंबर के बीच में। आप आर्टिकल देख सकते हो। और अब देखिए इसमें एक एक देश पर जब जब जाएंगे तो उनकी क्या क्या खूबियां होंगी, क्या क्या चीजें वहां पर होंगी, कुछ में पुरस्कार भी इनको दिए जाएंगे। वो सब आने वाले दिनों में हम लोग जानेंगे। जैसे नाइजीरिया की यात्रा पर ये 16 और 17 नवंबर को होंगे। पिछले 17 वर्षों में किसी भारतीय के द्वारा, किसी भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा वहां की पहली यात्रा होगी। फिर 18 और 19 नवंबर को ये रियो डी जनेरियो ब्राजील में रहेंगे। यानी
वहां पर ब्राजील जाएंगे। ब्राजील में G20 समिट होने वाली है। G20 कहो या G21 कहो, अब ज्यादा सही होगा। तो G21 सम्मेलन में ये भाग लेंगे, क्योंकि ब्राजील में होने वाला है। तो इस पर भी मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा जब रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन आएगा तो, या रियो डिक्लेरेशन जब आएगा तो। मैंने इसको समझाया है ना आपको कि जब भी, जैसे पिछली बार भारत में आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, तो नई दिल्ली डिक्लेरेशन निकल करके आया था। मतलब उस G20 सम्मेलन के बाद क्या कुछ मुद्दे निकल करके आए, किस पर फोकस करना है, क्या मीटिंग्स हुई, क्या डिसीजंस आए, उसको उस जगह से जहां आयोजन हुआ था उसी के डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो रियो डिक्लेरेशन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जब ये 18 और 19 नवंबर को वहां जाएंगे, फिर 19 तारीख को ही ये चले जाएंगे गुयाना। फिर 19 से 21 तक ये गुयाना में रहेंगे। गुयाना 1968 के बाद कोई प्रधानमंत्री पहली बार जा रहा है। गुयाना के ही जो राष्ट्राध्यक्ष थे, वो आए थे भारत में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में। याद होगा आपको। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। तो ये 3 देश अब हैं कहाँ पर, मैप में थोड़ा देख लो। जैसे आप वर्ल्ड मैप में देखोगे, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से पहले आएंगे ये कहाँ पर, नाइजीरिया में। नाइजीरिया आपको यहाँ अफ्रीका में मिल जाएगा। ठीक है, नाइजीरिया में ये 16-17 नवंबर रहेंगे। फिर नाइजीरिया से जाएंगे ब्राजील में, ये रहा ब्राजील। ठीक है, ब्राजील में ये 18 और 19 को रहेंगे। फिर 19 तारीख को ही ये निकल जाएंगे गुयाना में। गुयाना में ये जाकर के रहेंगे 19 से 21 नवंबर तक। ठीक है ना, चलिए क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया। विक्रम मिस्री, जो कि विदेश सचिव अभी फॉरेन सेक्रेटरी अपने नियुक्त किए गए थे विनय मोहन क्वात्रा जी की जगह पर, अब उनको उनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है 14 जुलाई 2026 तक। आप आर्टिकल देख पाओगे, 14 ऑफ जुलाई 2026 इनका टेन्योर जो है ये फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में बढ़ा दिया गया है। गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है। 15 जुलाई 2024 को ये 35वें विदेश सचिव नियुक्त किए गए थे। इनका कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त हो रहा था, लेकिन अब वो कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। किसकी जगह पर आए थे, विनय मोहन क्वात्रा की जगह पर। अब विनय मोहन क्वात्रा कहाँ पर है, ये अमेरिका में भारत के सचिव हैं, ये याद रखना। अमेरिका में भारत के सचिव नहीं कहेंगे, कहेंगे राजदूत। ठीक है, भारत के राजदूत हैं। क्लियर। आगे, हाल ही में नवीन राम गुलाम ने अपने कौन से कार्यकाल के लिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। नवीन राम गुलाम ये मॉरिशस के चौथी बार बने हैं प्राइम मिनिस्टर। नवीन डॉक्टर नवीन राम गुलाम, तो ये चौथे बने हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना, अभी इन्होंने अपने चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। अलायंस टू चेंजमेंट गठबंधन ने ये वोट हासिल किया और उसमें ये जीत गए। किसकी जगह पर आए हैं, प्रविंद जगन्नाथ की जगह। प्रविंद जगन्नाथ 2017 से 2024 तक वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, और अब इनके बाद नए प्राइम मिनिस्टर बन गए डॉक्टर नवीन राम गुलाम। मॉरिशस कहाँ है, पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है। मॉरिशस में आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पर है। मैप में अगर आप देखोगे, जैसे ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से अफ्रीका साइड आओगे तो अफ्रीका में बगल में एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है मेडागास्कर। मेडागास्कर के पास एक बहुत ही छोटा सा देश है मॉरिशस। यहाँ तो मैंने जूम करके आपको दिखाया हुआ है, ये दिखता भी नहीं है जनरली इतने बड़े में। ठीक है, बहुत ही छोटी कंट्री है मॉरिशस, लेकिन मॉरिशस में 80 to 90% इंडियंस ही रहते हैं, और यहाँ की मुद्रा भी रुपया होती है। ठीक है, मॉरिशस रुपया यहाँ की करेंसी होती है। पोर्ट लुइस यहाँ की राजधानी होती है। हालांकि ये देश आता है अफ्रीका में। जब बात काउंटिंग की आती है तो ये अफ्रीका महाद्वीप का तहत आता है। ठीक है ना, जैसे मालदीव की बात आती है, मालदीव यहाँ पर है, लेकिन मालदीव की बात आएगी तो एशिया में काउंट होता है, ये अफ्रीका में काउंट होता है। ठीक है, तो मॉरिशस कैसी कंट्री, कहाँ की कंट्री है, अफ्रीकी कंट्री है। मालदीव कैसी कंट्री है, एशियन कंट्री है। चलिए, तो ये था हमारा आज का दिन का करंट अफेयर। आई होप आपको सबको आराम से समझ में आया होगा करंट अफेयर। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यहाँ तक आए हो तो वीडियो समझ में जरूर ही आई होगी। और हाँ, MJT ऐप पर जाओ और MJT 80 कूपन कोड का यूज करो, जिसके बाद आपको डिस्काउंट मिल सके, और आप कोर्सेज को, जो वीडियो कोर्सेज हैं, रेलवे एग्जाम्स के हों या फिर ऐसे बाकी के एग्जाम्स के हों, उनको आप 80% डिस्काउंट पर प्राप्त कर सकोगे। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। कल मैंने पूछा था सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर का पुरस्कार किसने जीता, PR श्रीजेश ने। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1967 में हुई थी। आज आपको क्या बताना है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, और इनकी जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा।
थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। साइंस वगैरह की भी ई बुक ले सकते हैं, बहुत सारी हमारी ई बुक्स भी आती हैं, उनको भी आप परचेज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी MJT ऐप पर। मैं मिलूंगा आपको अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।